नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी मित्रों का एक बार फिर से माय हिंदी गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की 5वीं कड़ी में आज अन्य वर्ण क्या है, इस विषय में चर्चा करते हैं मित्रों, जानते हैं। तो चलते हैं। तो पहला है अन्य वर्ण। 3 अन्य वर्ण हैं जो न ही स्वर हैं और न ही व्यंजन है, जिसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है मित्रों, उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब ये अयोगवाह कौन कौन है? जैसे पहला है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। इसका चिन्ह क्या होता है? ऊपर में छोटा सा बिंदी दिया जाता है, या इसको नुक्ता भी कहते हैं। लेकिन मित्रों, पहले इसका अर्थ जान लेना आवश्यक है, जिससे और स्पष्ट हो जाता है बात कि इसका जन्म कैसे हुआ, अनुस्वार का। यह नामकरण कैसे हुआ? तो अनु का अर्थ हुआ छोटा, या पहले भी होता है। स्वार का मतलब चिन्ह, तो छोटा चिन्ह, इसे क्या हो गया? अर्थ छोटा चिन्ह, तो इसीलिए इसका नाम अनुस्वार हुआ। स्पष्ट है मित्रों? अब इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण कहां से होता है? नाक के माध्यम से। जैसे अंग उच्चारण होगा इसका, जैसे उदाहरण है चंचल, अंगूर, शंकर, अंग आदि, है ना। ये सभी अंग उच्चारण होता है, पूरा नाक से होता है। दूसरा है अनुनासिक, जिसका चिन्ह अर्धचंद्राकार होता है और उसमें एक बिंदु दिया रहता है छोटा सा, जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? लेकिन मित्रों, पहले इस शब्द का अर्थ भी जान लेते हैं, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा बात। तो अनु का अर्थ होता है छोटा या कम, यहां कह सकते हैं। नासिक का मतलब नाक, मतलब कम नाक। क्या कम नाक? तो नाक के माध्यम से जब हम किसी भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, तो नाक के माध्यम से वायु या नाक से ध्वनि हल्की निकलती है ना। जैसे ऊपर में अंग में पूरा नाक से निकलता है, लेकिन अनुनासिक में क्या होगा? उसकी कम हो जाएगी। जैसे उदाहरण है आंख, चांद, दांत, आंत, ये सभी उदाहरण है, जिससे स्पष्ट होता है मित्रों कि चंद्रबिंदु में उच्चारण नाक से आधा हो जाता है। स्पष्ट है मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है विसर्ग, जिसका चिन्ह होता है किसी भी शब्द के या किसी भी वर्ण के आगे में यदि हम लगाते हैं, तो उसका उच्चारण होगा ह के समान, किसी भी शब्द के आगे में। जैसे प्रातः, अतः, फलतः, मुख्यतः, स्वतः आदि हो सकते हैं, है ना। सब में अंत में, यह शब्द के अंत में यह जो बिंदु लगा हुआ, जिसका उच्चारण ह के समान होता है, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? अब है आगत ध्वनियां, जिसका चिन्ह होता है अर्धचंद्राकार, छोटा सा एक चिन्ह होता है, लेकिन इसमें बिंदु छोटा नहीं होता है, बिंदु का अभाव होता है मित्रों। यही अंतर है अनुनासिक में और आगत ध्वनिया में, है ना। अब इसमें क्या है? और जो शब्द अन्य भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे आगत शब्द या आगत ध्वनिया कहते हैं। ठीक है, यहां पर आगत शब्द का क्या मतलब हुआ? आगत शब्द का मतलब हुआ आने वाला, जो दूसरे भाषा से जो शब्द हम उसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम आगत ध्वनिया कहते हैं। उस ध्वनि को हम आगत ध्वनिया
कहते हैं। आगे है, यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। कहा कि आ और ओ के बीच की ध्वनि है। जैसे कॉलेज, है ना, उच्चारण हो रहा है अ, डॉक्टर, बॉल, डॉल आदि, है ना, स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अल्प प्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है इसको जान लेते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेपण, है ना, या अर्थ कहे फेंकना। प्रक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या 2 होते हैं। अब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, मुख से कभी कम मात्रा में वायु बाहर आता है तो किसी वर्ण के उच्चारण में अधिक मात्रा में बाहर आता है। तो यहां पर जो दिया गया है शब्द पहला अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या हुआ, थोड़ा, कम, प्राण का मतलब वायु या हवा। तो कम मात्रा में जो वायु निकलता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, है ना। पहला है, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब वायु कम मात्रा में बाहर निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों अब कि कम मात्रा में बाहर निकलेगा। अल्प का मतलब ही होता है कम, प्राण का मतलब वायु, इसी से पता चलता है। स्पष्ट है अब। नोट है, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। क्या है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितने भी वर्ग हैं, क ख ग घ अंग, ये सभी वर्ग में आते हैं। तो उसमें पहला में क्या है, क। तो मित्रों क का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से जो वायु है बहुत हल्की मात्रा में निकलती है ध्वनि क, है ना। ग कम हल्की मात्रा में वायु बाहर आती है। स्पष्ट है। जैसे तो इसमें पहला स्थान क का है, तीसरा स्थान ग का, पांचवा स्थान अंग का और अंतस्थ व्यंजन य। स्पष्ट है। दूसरा है च, ज तीसरा स्थान पर, पांचवा स्थान पर य और अंतस्थ व्यंजन र। अब है त, पहला, तीसरा हो गया द, पांचवा हो गया न और ल, अंतस्थ व्यंजन ल हो गया। इसके बाद ट वर्ग में आते हैं तो ट पहला, तीसरा ड हो गया और पांचवा ण या अण। तो इसका क्या हो गया, व उच्चारण, अंतस्थ व्यंजन हो गया व। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये 4। ठीक है। और ये जो वर्ग है प वर्ग, प, तीसरा स्थान ब, म, पांचवा स्थान म का है। तो इस तरह से प वर्ग तक यह पहला से लेकर यह स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब है महाप्राण। दूसरा है महाप्राण। वर्ण का उच्चारण करते समय जब वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर आए तो उसे महाप्राण कहते हैं, है ना। मुख से महा मतलब अधिक, प्राण मतलब हवा या वायु। तो अधिक मात्रा में जब वायु बाहर आए, जैसे अब नोट देखते हैं इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म व्यंजन, क्या है, ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब इसको देखते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। तो दूसरा स्थान क्या है, ख का। ख जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वायु थोड़ा अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। घ अधिक मात्रा में निकल रहा है, छ, झ, है ना। तो ख का स्थान दूसरा हुआ, घ का स्थान चौथा हुआ और ऊष्म व्यंजन कौन हुआ, तालव्य श। ठीक है। इसके बाद आगे है छ, दूसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर झ
और ऊष्म व्यंजन जिसको हम करते हैं मूर्धन्य श या ख उच्चारण भी करते हैं, इसका श भी उच्चारण करते हैं और ख भी उच्चारण करते हैं, जैसे खष्ठी, खडकोण, है ना, तो दो उच्चारण होता है इसका। इसके बाद है ठवर्ग, टवर्ग में, तो टवर्ग में कौन आएगा, दूसरा ठ, चौथा ढ, और ऊष्म व्यंजन कौन होगा, दंत स, स्पष्ट है। इसके बाद है ठ, चौथा हो गया ध, और ऊष्म व्यंजन ह। इसके बाद अंतिम है, दूसरा स्थान है फ का, चौथा स्थान भ का, ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कुछ नहीं, तो खाली का चिन्ह है वहां पर, स्पष्ट है मित्रों। अब है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, पहला है सघोष व्यंजन, दूसरा है अघोष व्यंजन। इसको भी जान लेना आवश्यक है कि यह प्रश्न सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, प्रश्न आता रहता है ना, प्रतियोगी परीक्षा में भी इसका प्रयोग विशेष तौर पर होता है, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये जानना आवश्यक है मित्रों सभी के लिए। तो पहला है सघोष व्यंजन, तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का उपयोग होता है ना, यानी कोई जो किसी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें नाद का भी प्रयोग होता है, नाद से ध्वनि निकलती है, जैसे ऐसा प्रतीत होगा, तो उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। फिर से एक बात दोहरा लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का उपयोग होता है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 31 होते हैं, 31 होते हैं। नोट है, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन तथा एक ऊष्म व्यंजन आते हैं सघोष व्यंजन में। देखिए इसमें कितना अधिक है। अब देखिए, जैसे तीसरा है, चौथा, पांचवा स्वर भी है, अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन ह, है ना, एक ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद जैसे तीसरा स्थान है ग का, चौथा स्थान घ का, पांचवा स्थान अंग का, और स्वर आ, है ना। इसके बाद है फिर तीसरा स्थान ज का, चौथा झ का, पांचवा य का, और स्वर हुआ ई, हर्ष ई और दीर्घ ई। इसके बाद है तीसरा स्थान हो गया ड का, चौथा स्थान ढ का, और पांचवा स्थान न या अड़ों का, और स्वर हुआ उ। इसके बाद हुआ तीसरा स्थान द का, इसके बाद चौथा स्थान ध का, पांचवा न का, और स्वर हुआ ए। अब अंतिम है पवर्ग में तीसरा स्थान ब का, चौथा स्थान भ का, और पांचवा स्थान म का, और स्वर हुआ ओ, औ और री, है ना। स्पष्ट है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अघोष व्यंजन। परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ श्वसन नली का उपयोग हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 13 होते हैं, है ना। नोट है, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा ह ऊष्म व्यंजन को छोड़कर बाकी सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं। माने एक ह ऊष्म व्यंजन को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं। तो इसको देखते नीचे, जैसे पहला क है, तो क जो हम उच्चारण करते हैं तो क का उच्चारण कहाँ करने से क्या प्रतीत होता है कि कंठ से वह ध्वनि निकलती है,
ख, ख, च, छ, है ना। छ नहीं निकल, छ कहेंगे तो लगेगा नाद से निकल रहा है, लेकिन छ, ट, ठ, है ना। तो यह लगता है कंठ के माध्यम से, श्वसन नली के माध्यम से यह ध्वनि निकल रही है। स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है मात्रा। तो परिभाषा है, स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे मात्रा कहते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखने के लिए। अब दूसरे शब्दों में, किसी वर्ण या अक्षर अथवा ध्वनि को लिखते समय जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं, है ना। जिस चिन्ह का प्रयोग करता है। नोट है, मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं, क्योंकि व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है ना। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, जैसे स्वर हुआ अ, अ, तो इसका मात्रा क्या हो गया? इसका अ की कोई मात्रा नहीं है ना। जैसे शब्द है कमल, कलम। अब नीचे देखते हैं तो अ में एक मात्रा लगा है, आ, उच्चारण क्या हो जाएगा? आ। तो यह मात्रा दिया गया हुआ। जैसे शब्द है आम, काम, सब में मात्रा लगा हुआ है। अब है हर्ष, इसका चिन्ह मात्रा में इस प्रकार होगा, जैसे किताब, तिथि, है ना। अब दीर्घ ई, तो दीर्घ ई का क्या मात्रा होगा? जैसे जीत आगे से होगा, है ना। गीत, इसका चिन्ह आगे से दिया, किसी वर्ण के आगे से दिया जाएगा। हर्ष, हर्ष में जैसे सुर, कुत्ता, तो चिन्ह कैसा है? पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। दीर्घ, दीर्घ का आगे की ओर मुड़ा रहेगा, जैसे मूल, कपूर, आलू, तो उच्चारण जोर से होगा। आगे से मुड़ा रहेगा तो जोर से उच्चारण, पीछे रहेगा तो कम उच्चारण। जैसे ऋणी, कृपा, अमृत, है ना। अमृत नहीं कहेंगे, अमृत, अमृत, है ना। अब जैसे ए का मात्रा क्या है? तो केला, मेला, ऊपर में एक चिन्ह लगा हुआ है वर्ण के ऊपर। ए, अब ए का मात्रा दो लगा रहेगा, दो चिन्ह होगा ऊपर में, जैसे कैलाश, दैनिक। ओ में क्या होगा? पहले सामने एक मात्रा लगेगा, फिर ऊपर लगेगा, जैसे कोयल, समोसा। अब अ में क्या होगा? एक आगे लगेगा और ऊपर में दो लगेगा, जैसे कौवा, मौसा। स्पष्ट है मित्रों। अब नोट है नीचे, अ के अलावे कुछ मात्राओं की संख्या 10 होते हैं। क्या है? अ को गिनती नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई मात्रा नहीं है। इसलिए अ के अलावे कुल मात्राओं की संख्या कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि मात्रा की संख्या कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब आगे है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान और वर्ण नीचे देखते हैं। जैसे है पहला कंठ, यानी कंठ के माध्यम से, यह स्वर नली है, उसके माध्यम से अ, आ, क वर्ग से लेके यहां पे दिया हुआ है। विसर्ग, जिसे ह, जिसका उच्चारण ह होता है, तो सीधे मुख से निकलती है ध्वनि, वह बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है कंठ के माध्यम से। तो इसलिए इसकी श्रेणी में ये सभी आ गए। अब जैसे तालु, जैसे ई, च। तो मित्रों आप उच्चारण करके जब देखिएगा तो
तो पता चलेगा कि आपका जिह्वा जो है या जीभ ऊपर की ओर सटता है, जिसे हम तालु कहते हैं। तो जैसे ई ऊपर की ओर सटता है, चवर्ग, य तथा तालव्य श जब उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर की ओर सटता है, तो तालु जिसे हम कहते हैं। अब है मूर्धा। मूर्धा में क्या होता है, जैसे ऋषि, क्या होता है, जीभ थोड़ा सा मुड़ता है। ट, ड़, श, इसी तरह जीभ ऊपर या नीचे हल्का सा भी मुड़ता है ना, इसलिए इसका नाम मूर्धा रखा गया। दंत, अब दंत से त जब उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है दंत से सटता है, दांत से सटता है। ल, स का दंत, स का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ और दांत एक दूसरे से मिलता है। अब ओष्ठ का प्रयोग, ओष्ठ का स्थान उ, प, जब अगर ओष्ठ का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका उच्चारण करना मुश्किल है ना, तो ओष्ठ का प्रयोग यहाँ होता है। इसके बाद नासिका मतलब नाक, से अंग, य, न, म तथा चंद्र बिंदु, जैसे चांद, ये सब जितने भी हैं तो चंद्र बिंदु वाले शब्द, ये सभी जिसको हम नासिका कहते हैं, नाक के माध्यम से भी, मतलब कि नाक का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अब है कंठ तथा तालु, मान दोनों का प्रयोग, जैसे ए कंठ भी हुआ, कंठ के नीचे से भी ध्वनि निकल रही है, और तालु जीभ ऊपर भी सट रहा है, ए कंठ, ओष्ठ, माने कंठ का भी प्रयोग और ओष्ठ का भी प्रयोग, बिना होठ का नहीं होगा, जैसे ओ, अ, ओठ गोल होगा तब ये उच्चारण हो सकता है। जैसे अब नीचे है दंत ओष्ठ, मतलब व, जब व का उच्चारण करते हैं क्या होता है, दांत और ओष्ठ का मिलन होता है, व, है ना, तो इसलिए इसको दंत और ओष्ठ स्थान है। स्पष्ट है मित्रों। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला है बलाघात या स्वराघात। क्या है, बलाघात या स्वराघात। तो बोलते समय जब किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात या स्वराघात कहते हैं। मतलब किसी शब्द को जोर से बोला जाता है, मुझे जाना ही है ना, इस तरह का कोई वर्ड, तो वहां पर उसको बोला जाएगा बलाघात, स्वराघात, स्वर पे विशेष जोर दिया जाता है। अब दूसरा है अनुतान। तो अनुतान को सुर लहर भी कहते हैं, माने सुर का उतार चढ़ाव, स्वर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं, है ना, कभी स्वर ऊपर जाता है जोर से, कभी हल्का, तो उसे हम अनुतान कहते हैं। तीसरा है वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब क्या हुआ, अलग होना। तो जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, है ना, सभी वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है, तोड़कर लिखा जाता है, तो उसे विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब ये तो अलग होना, तोड़ना। स्पष्ट है मित्रों। चौथा है ड और ढ का उच्चारण। इन दोनों वर्णों का उच्चारण शब्द के आरंभ में होता है। क्या होता है, शब्द के आरंभ में, शुरू में ही हो जाता है इसका उपयोग, बीच में या अंत में नहीं होता है। जैसे डाका, डमरू, ढोल, ढाका, ढकना आदि, है ना, सबका उच्चारण शुरू में ही होता है। अब पांचवा है हलंत। सभी व्यंजन अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अस्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती जिसे हलंत कहते हैं। तो हलंत में क्या होता है, किसी भी वर्ण के नीचे लगा देते हैं तो उसका उच्चारण है हल्की हो जाती है ना। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे कमल का किया गया, क जोर अ, म जोर अ, म नहीं बोला जाता, क नहीं बोला जाता है, क्योंकि हलंत लगा हुआ है। ल जोर अ, ल
तो कमल बना है ना। तो हलंत का मतलब हुआ आधा, आधी ध्वनि। स्पष्ट है मित्रों। अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पूर्व आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि यदि आपको इससे कुछ फायदा मिलता हो, जानकारी प्राप्त होती हो, तो आप सभी मित्रों से फिर से निवेदन है कि लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे फिर आगे आने वाली वीडियो जो है सर्वप्रथम आप तक पहुंचे, आप उसे सर्वप्रथम लाभ प्राप्त कर सकें, है ना। और शेयर करें, शेयर करने से अन्य बंधु भी इससे अवगत होंगे, उनको भी यह जानकारी मिलेगी, तो ज्ञान का विकास होगा। ठीक है, यह आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और कमेंट करें मित्रों, कमेंट करने से हमें यह जानकारी मिलती है कि हम सही कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। इन बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और क्या सही है तो इससे एक नई स्फूर्ति भी मिलती है। तो आप लोग शेयर करना भी ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें, और अंत में मैं कहना चाहूंगा लाइक करना भी ना भूलें। तो इन्हीं बातों के साथ मित्रों अपनी बात समाप्त करते हुए और ऊपर वाले से यह दुआ करते हैं मित्रों, आप सभी लोग, आपका परिवार, बंधु बांधव सभी लोग खुश रहें। धन्यवाद मित्रों।